प्राइवेट नंबर से कॉल की थी। वो आखिरी लेक्चर लेकर निकल रही थी। मैं वलीदुल बशर आलियान का बाप बात कर रहा हूँ। उसकी हेलो के जवाब में फ़ौरन कहा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उससे आगे क्या बोले। तुमने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, वो ठहर ठहर कर बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर किस लिए किया है? आलियान मेरा दोस्त है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपने पापा से मिले, बस सिर्फ इसलिए। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान से। मुसलमान हो? जी। बहुत देर खामोशी रही। उसे लगने लगा कि फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। आलियान तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। वो खामोश रही। तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसका बाप कहाँ है? मैंने पूछना चाहा था। वो बात करते झिझक रही थी, तो वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। लेकिन तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी, क्यों? वो फिर से खामोश हो गई और दूसरी तरफ भी खामोशी छाई रही। आलियान से शादी करना चाहती हो? उससे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने तुम्हारी दोनों फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनी है। मुझे ये अंदाज़ा फ़ौरन हो गया था। घबराओ नहीं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको अपने बेटे के साथ होना चाहिए। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब बताया है। शायद उसे अच्छा न लगे। उसकी आवाज़ और ज़्यादा कांपने लगी। उसे अपने बाप से मिलना ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं सब समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। तुम यकीनन मेरे बेटे के लिए अच्छे जज्बात रखती हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमरहा। अमरहा, तुम समझदार हो, क्योंकि तुम जानती हो कि एक बाप का होना किस कदर ज़रूरी है। इस पर इसरार करती रहना अमरहा। मैं और मेरा बेटा जल्द तुमसे मिलेंगे। तुम बेहतर तौर पर समझ सकते हो कि वजह क्या होगी। उसने पैसे भी लेने से इनकार कर दिया और तुम्हारे बारे में सब बता भी दिया। उसने ये नेकी यकीनन अपने लिए की। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मज़हब इस्लाम अपनाया है और वो लड़की भी मुसलमान है। उसके वजूद में जलती आग की तपिश नुक्ता अरूज पर जा पहुंची कि उसकी खाल पिघल जाने को हो गई। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप के नाजायज औलादों को अपनी बेटियां नहीं देते। अलाउ अब दहका उसके मुंह पर चांटा पड़ा। उसने मेरे आदमी से एक ही सवाल किया था, मार्गरेट के बेटे को उसका बाप ही ढूंढ रहा है ना? और जब उसे मालूम हो गया कि बाप ही है तो जैसे उसकी कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई। तुम एक आज़ाद मुआशरे में रहते हो, लेकिन बाप का सवाल आज भी महज़िब मुआशरों में पहले पूछा जाता है। बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज़ हो। मैं कहाँ हूँ इस बारे में लोग पूछते तो होंगे। वलीद रुका, जैसे अब सारे काम हो गए। उस औरत के नाम के साथ तुम किसी मुसलमान खानदान में शामिल होने का सोच भी नहीं सकते। मेरे बगैर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? वलीदुल बशर ने उस आखिरी बात से आलियान को ऐसे जलील कर दिया जैसे मार्गरेट और उसकी औलाद की हित्ता का हक सिर्फ उसी के पास है और उसने उस हक का ठीक ठीक इस्तेमाल किया। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की। अपनी ज़बान को लगाम दो। आलियान धाड़ा, किस नाम और किस खून की बात कर रहे हो? लानती तो तुम हो। तुम उस मालून औरत का खून ना होते तो जानते कि बाप के साथ कैसे पेश आया जाता है। मैं तुम्हारा मालून खून ना होता तो अच्छा होता। उसने उस कुर्सी और मेज को तैश में पैर से ठोकर मारी जिसके पास वो खड़ा था। बाहर खड़े गार्ड्स अंदर लपके। वलीद ने इशारे से उन्हें रोका। तुम मेरे काम आ जाओ, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। डील समझ लो, इतने जज्बाती ना हो। थू है इस डील पर, पुरसकून हो जाओ। तुम जानते नहीं कि तुम किस औरत की इतनी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, जिसे तुमने मार डाला। उसने गुस्से में एक और कुर्सी को ठोकर मारी। तुमने उसे अपने जाल में फांस लिया था। वही जाल काटते काटते वो मर गई और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो हर रात। आलियान ने झपट कर उसके कोट का कॉलर पकड़ा और घोंसा उसके मुंह के करीब लाया। दोनों गार्ड्स फौरन उस पर झपटे।
मेरी तरबियत अच्छे हाथों ना की होती तो तुम्हारा गला दबोच लेता और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे बचा न सकती वलीद। गार्ड्स उसे पूरी कुव्वत से पीछे खींच रहे थे और वो चिल्ला रहा था, अगर एक भी और लफ्ज मामा के बारे में कहा तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। उसने खुद को गार्ड से आज़ाद करवाया और उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम वो ग्लासत हो जिसमें मेरी माँ अपनी बदनसीबी से जा गिरी। अगर मेरा बस चले तो मैं अपना जिस्म छील डालूं ताकि तुम्हारे गलीज खून का एक कतरा मेरे जिस्म में न रहे। वलीदुल बशर शर्ता रह गया, सारी दुनिया की दौलत मेरे आगे ढेर करोगे तो भी अब मुझसे अपने लिए एहतराम का लफ्ज नहीं सुन सकोगे। मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरी आखिरी सांस से ही क्यों ना हो। मैं जिंदगी मुस्तार लेने के लिए तब भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वो हर समात को बहरा कर डालेगा, हर जान की जान निकाल डालेगा। प्रिंट वर्क की हदूद से वो ऐसे निकला जैसे बंदूक से गोली। अगर वो जरा सी देर और रुक जाता तो वलीदुल बशर का गला उस वक्त तक दबोचे रखता जब तक वो हलक से आखिरी सांस न उगल देता। उसने जिंदगी में कभी उस शख्स से मिलने की चाह नहीं की थी। वो जानता था वो शख्स उसके सामने आएगा तो खुद वो इंसानी रुतबे से गिर जाएगा। अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तहम्मुल से काम लेना। मामा महर उसे नसीहत कर चुकी थी, मुझसे वादा करो तुम सब्र से काम लोगे, तुम एक अच्छे इंसान होने का सबूत दोगे, तुम मेरी तरबियत की लाज रखोगे। वो साइकिल को सड़क पर उड़ा रहा था। उसे सड़क पर कोई बस गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अपना गरम कोट वो हॉट रॉक में फेंक आया था। अपनी शर्ट के बटन उसने खोल दिए थे, कफ उलट दिए थे। उसकी शर्ट हवा से बातें कर रही थी। इतनी ठंड भी उसकी गर्मी कम करने में नाकाम थी। उसकी खून रंग आंखें टमटमा रही थी। अब उसकी समझ में आ गया कि मामा ने घर आने से मना क्यों कर दिया था। वो उसका पता करता घर तक पहुंच चुका था और घर वालों तक भी। अगर मामा की और औलादें ना होती तो वो इससे पहले उस तक पहुंच चुका होता। उसका बाप अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा था। अपनी लेन में चलती कार से आगे निकल जाने में वो उसी कार से टकरा गया और रगड़े खाता हुआ सड़क पर गिरा। उसे कोई दुआ लगी, कार उसके ऊपर से नहीं गुजर गई। उसके हाथ और घुटने छिल गए। जिस गाल पर वलीदुल बशर अपना हाथ रगड़ता रहा था वहां सुर्ख लकीरें बन गई और उनमें से खून रिसने लगा। उसने उसे एक टोकन से ज्यादा अहमियत नहीं दी जिसके डालते ही उसकी पैसों की मशीन चलने लगती। क्या तुम ठीक हो? कार वाला जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास आया जबकि वो साइकिल खड़ी कर उस पर सवार हो चुका था। ठंडी हवा उसके ताज़ा जख्मों को उधेड़ने लगी और उनमें से गर्म खून रिसने लगा। वक्त एक शरारा है, जला देने पर कादिर। दोनों माँ बेटा एक से नसीब के हामिल थे। दोनों ने एक ही इंसान के हाथों जिल्लत उठाई। दोबारा वो किसी कार से न टकरा जाए। उसने अपनी आंखें डगरी। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे गलत मत समझना, समझने की कोशिश करो। मुझे अपने माजी के बारे में कुछ बताओ। तुम गलत वक्त पर पूछ रही हो, जानती हूँ। वो सब कहने से पहले पूछना चाहिए था। फिर भी मुझे अपने फादर, मेरा कोई बाप नहीं है अमरहा, सिर्फ एक माँ थी जो मर गई। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप की नाजायज औलादों को बेटियां नहीं देती। बाप का सवाल आज भी महज़िब माशरों में पहले पूछा जाता है। बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज हो। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की। तुम उस मलून औरत का खून, मालून औरत और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो हर रात आतिश फशां फटने से पहले जो उसके अंदर धमाके होते हैं वही धमाके उसमें जलजला बर्पा करने लगे। एक ख्याल उसके जहन से होकर गुजरा, उसे सड़क के मुखालिफ लेन में घुस जाना चाहिए और सामने से आने वाली किसी बस से टकरा जाना चाहिए। वलीदुल बशर उसे कैसे जता गया था कि उसका नाम उसके लिए कितना ज़रूरी है।
اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا۔ وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور مردہ کے لیے بھی نہیں۔ وقت اس کے درجات میں تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ اسے اور پستی کی طرف لے گیا تھا۔ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کے؟ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے؟ اس کے لیے رویا نہیں گیا، پچھتایا نہیں گیا۔ اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور آلیان نے پہلی بار سوچا، میری ماں مارگریٹ جیسی بدنصیب عورت نہیں ہونی چاہیے۔ ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا، ولید اسے بھی استعمال کرنے ہی آیا تھا۔ جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی وہ اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا۔ اس کا اکلوتا خونی رشتہ اس کا خون پی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے لگی تھی جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ اس نے سائیکل کو اسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا۔ دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے۔ وہ کافی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کر کھڑا کیا اور اسٹور سے باہر لے گیا۔ ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، امرہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے دل کو بند ہو جانے کا اندھیا دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رشتہ خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں گرم سلاخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی۔ اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان اتنی ہی آواز نکل سکی، ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمر جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا گرم ہاتھ اس کے کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امرہ کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا، صرف اس لیے آلیان کہ مجھے اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے سخت ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھرتھرائے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان رہا نہ وہ اس کی امرہ۔ اور پھر اس کمروش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائیگی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنے سواریوں تلے کچلے گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسی اونچی نہیں ہوئی تھی، آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امرہ کا آلیان وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس کے لکنت زدہ جملے نے ادائیگی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امرہ۔ ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امرہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری،
अपनी साइकिल की तरफ लपका और उसकी नाक से खून निकलने लगा था। उसकी वेस्ट पर कतरे गिर रहे थे और उसके पास उस खून से निपटने का जज्बा बाकी नहीं रहा था। वो किस किस जख्म की रुक कर देखभाल करता। अमरा उसके पीछे लपकी और उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो आलियान। उसने झटक कर अपना बाजू उसे आजाद करवाया और गिरी हुई अपनी साइकिल उठाने लगा। खून के कतरे सड़क पर गिरे। मैंने ये सब इसलिए किया, तुम्हारे लिए किया आलियान। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। पहली बार उसने आलियान के सामने उस मोहब्बत का इकरार किया, नाहक किया। ये सब दादा के लिए। मैं तो, मेरी बात सुनो खुदा के लिए, मेरे लिए अब तुम मर चुकी हो अमरा। गीली नाक को उसने आस्तीन से डगरा। उसके खून और उसकी आंखों पर अमरा बिलक उठने को थी। तुम्हारे बगैर मैं मर ही जाऊंगी, प्लीज मेरी बात सुन लो। उसने लपक कर फिर से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। वो साइकिल पर बैठ चुका था। जाओ कर देखो ये भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खून आलूदा आस्तीन को उसने अमरा की गिरफ्त से आजाद करवाया। अगर फर्क ही देखना है आलियान, तो चलो फिर मर कर देखते हैं। वो साइकिल लेकर चला गया। राग फराग की नजूलियत ने आसमान तक बुलंद कले खड़े करना शुरू कर दिया। उसने उसे जाते देखा। वक्त ने अपने थाल से रमज़े हकीकी का पहला सिक्का उछाला। उसने खुद को अकेले खड़ा पाया। वक्त ने उसी थाल से खते तकदीर का दूसरा सिक्का उछाला और उस पर इंकशाफ हुआ। वो उसे अपने साथ न ले गया। तीसरे सिक्के का वार वक्त ने उसके दिल पर किया जो फराक के यार का था और वो रोने लगी। ए आँख तू क्यों रोती है? निगाहे महबूब से मैंने एक दास्तान सुनी। ए आँख फिर तू क्यों रोती है? वो दास्तान इश्क थी। ए आँख फिर तू रोना बंद कर। उसमें मेरा नाम था जो अब मिट चुका। हाँ फिर अब तू रो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।